Good morning, good afternoon, good evening, everyone. This is Priya, and you're on my channel Crystal Concepts with Priya. After a long time, I'm posting a video, and I'm posting this video on the chapter Audit in an Automated Environment. Since we know audit का language बहुत difficult होता है to remember, that's why I've come up with the minimum possible content of the module we can do from this particular chapter and score 4 or 5 कंप्लीट मार्क्स इन एग्ज़ाम राइट। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बेसिस पर इसको हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। सो बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट एन इकोसिस्टम दैट कंबाइंस पीपल प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी विद इन एन ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग भी होंगे, प्रोसेस भी होंगे और टेक्नोलॉजी भी होगी एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। यूजुअली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स चलाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अभी हम जब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चलती है ऑन बिजनेस एप्लीकेशंस, जिनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं पैकेट सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, स्मॉल ईआरपीस के फॉर्म में या ईआरपी एप्लीकेशंस के फॉर्म में। सो अगर मुझे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है तो आई विल बी राइटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन एग्जाम, राइट। I have also highlighted the main words that I am supposed to write, that we call as keywords, so that they have been highlighted and ये कहीं और से नहीं उठाया हुआ है, this is exactly copy pasted from the module, okay। So you don't need to worry about it. The link for the PDF is given in the description of this particular video. You can access these notes from the given link. The second question that we have is what is real time environment and its critical components। रियल टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रियल टाइम इन्वायरमेंट एक ऐसे तरह का ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर हम हमारे बिजनेस ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शंस को उसी समय रिकॉर्ड करेंगे जहाँ जब वो प्रोसेस हुए हो और उनकी शुरुआत हुई हो। मतलब ये अगर कोई चीज़ यहाँ अभी घटी हुई है ना, तो वहीं के वहीं वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, इनिशिएशन भी हो जाएगा उसका और प्रोसेस भी हो जाएगा, तब के तब कोई डिले नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया तो मुझे तब के तब OTP आता है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इज़ नथिंग बट रियल टाइम एनवायरनमेंट। रियल टाइम एनवायरनमेंट के कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं कि कभी भी कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन हो सके। सो ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसके लिए मेमोरी टेक्निक है H&M एप्लीकेशंस। H&M ब्रांड है, सो आई थॉट ऑफ एंटरिंग दैट एज मेमोरी टेक्निक। सो H&M एप्लीकेशंस, H स्टैंड्स फॉर हार्डवेयर का एग्जाम्पल हमारे पास में सर्वर और डेटा सेंटर। देन N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा। एंड M स्टैंड्स फॉर मिडलवेयर, दैट इज़ वेब सर्वर्स। लास्टली आई हैव एप्लीकेशंस, जिसमें ERP एप्लीकेशंस एक एग्जाम्पल हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ SAP ओवर हियर। जो भी हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। सो इट वॉज एज सिंपल एज दैट। Now we move ahead to the third part of the chapter, that is inclusions in the auditor's understanding and documenting of automated environment. As an auditor, मुझे automated environment को ना सिर्फ समझना है बट उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। तो मैं इसमें अपने इस अंडरस्टैंडिंग में और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करने वाली हूँ। तो बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि essay 315 which is about understanding the entity's environment and essay 230 that is on audit documentation, ये यहाँ पे पिक्चर में आ जाएंगे। other than that there is a memory technique for the inclusions that I have to make, that is PO आदि। quite simple, right? PO आदि। so P stands for policies, procedures and processes followed. O stands for organization structure and governance. A stands for applications that are being used by the company. D stands for details of the IT infrastructure components for each application. And I stands for IT risks and controls. पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स जो फॉलो हो रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, वहाँ पे मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है, दैट इज़ उनका गवर्नेंस कैसा है। अदर दैन दैट ऐसे कौन से एप्लीकेशंस है जो हम कंपनी में यूज़ करते हैं। हमारे पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट जो हर एक एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है उनके डिटेल्स भी होना चाहिए और उसको भी हमें कंसिडर करना होगा। इसके साथ साथ सिंस हम ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम IT रिस्क्स को समझें और उससे रिलेटेड कंट्रोल्स को भी ध्यान में रखें। सिंपल। नाउ वी मूव अहेड टू द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल।
ऑडिट की जो साइकिल होती है वो उसको हम बेसिकली 3 ब्रॉड फेजेस में डिवाइड करते हैं, विच इज़ नोन एज द प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज एंड कंप्लीशन फेज. सबसे पहले हम ऑडिट को प्लान करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करते हैं, एंड देन वी रिपोर्ट, राइट. सो दीज आर द 3 बेसिक फेजेस दैट वी हैव टू गो थ्रू फॉर एनी ऑडिट. सो यहाँ पर जब हम ऑडिट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के केस में ऑडिट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हर फेज में हमको क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा ये हमको यहाँ देखना है. सो इसके लिए मेमोरी टेक्निक मैंने बनाई थी 10 पूरी. सो 10 पूरी कैसी आते, लेट्स सी. एक्चुअली वी आर गोइंग टू कंसिडर इट स्टेज वाइज, बट इट वुड बी बेटर इफ़ वी गो फॉर द मेमोरी टेक्निक, क्योंकि एटलीस्ट पॉइंट्स तो याद आ जाते हैं. टी स्टैंड्स फॉर testing of reports generated through IT systems and applications. This happens in the testing phase. So यहाँ पर T. Then I have E at completion stage. Evaluation of control deficiencies may require data analytics. जब भी complete करने की बारी आएगी तब मुझे control deficiencies जो रहेंगी उनका evaluation करना होगा, और उसके लिए मुझे डेटा एनालिटिक्स की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है. देन आई हैव एन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग. जब भी मैं टेस्टिंग फेज़ के अंदर रहूँगी उस टाइम पर मुझे जनरल आईटी कंट्रोल्स का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा मेरे टेस्टिंग के ऊपर. दैट इज़ मेरे टेस्टिंग के ऊपर कैसा मुझे टेस्ट करना है, कब टेस्ट करना है, किस हद तक टेस्ट करना है. सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन माई टेस्टिंग फेज़. एंड लास्टली आई इन द फर्स्ट बिगिनिंग में आता है ये, दैट इज़ द रिस्क असेसमेंट. यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाती है यार, कभी भी बात करो तो हमको कंसिडर तो करना पड़ेगा कि कैसा रिस्क आ रहा है आईटी सिस्टम्स की वजह से. जब वॉक थ्रूज परफॉर्म करूँगी तब मैं देखूँगी आईटी सिस्टम्स के यूज़ और एप्लीकेशंस को और उनसे अराइज होने वाले रिस्क को. अदर दैन दैट परवेसिव कंट्रोल्स को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा अलॉन्ग विथ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़. एंड लास्टली आई हैव आईटी गवर्नेंस, कि जब भी मैं एंटिटी लेवल कंट्रोल्स को देखूँगी उस टाइम पर मैं आईटी गवर्नेंस को भी समझूंगी और उनको रिव्यू भी करूँगी. सो इफ़ आई हैव टू गो थ्रू द मेमोरी टेक्निक थिंग, then I can go for testing of report generated through IT systems and applications. Then E, evaluation of control deficiencies and nature, timing and extent of testing. P, pervasive controls. U, use of IT systems. R, risk. I, IT governance. It was simple, right? And this is a recurring question in exam, as we know, so we can definitely remember this by the use of this technique. The next question that we have is considerations for risk assessment process. So रिस्क असेसमेंट जब करते हैं, उस जो प्रोसेस हमारे साथ हो रही है उस टाइम पर हमको क्या कंसिडर करना है. सो द मेमोरी टेक्निक फॉर दिस इज पूरब का डर. सो पी स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटाइज रिस्क, मुझे रिस्क को प्रायोरिटाइज करना है. देन यू स्टैंड्स फॉर यूज़ ऑफ डेटा एंड मेट्रिक्स, डेटा को इस्तेमाल करूँगी मैं यहाँ पर. देन आर, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को मुझे समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा मोस्टली कि एग्जैक्टली रिस्क है क्या. देन ए, असेसमेंट क्राइटेरिया इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, असेसमेंट क्राइटेरिया मुझे डिफाइन करना होगा यहाँ पर. देन बी, बेंचमार्किंग, एक बेंचमार्क सेट करना होगा. डी, डेफिनेशन ऑफ की परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस और रिस्क इंडिकेटर्स को डिफाइन करना है. ए, एसेस रिस्क को रिस्क असेसमेंट ऑब्वियसली जब प्रोसेस ही रिस्क असेसमेंट की हो रही है तो वहाँ रिस्क को तो असेस करना ही होगा. Then R, risk appetite, and again R, risk scores, scales and maps. So that was the 5th question, which was very simple with the help of the memory technique. The next question that we have is risk assessment process. Risk assessment process exactly होती कैसी है. So यहाँ क्योंकि ये step से related है, process से related है, हम आगे पीछे नहीं कर सकते. And accordingly the memory technique is the Chiara Advani, in which D is capital and Chiara का Iara is capital. So the Chiara Advani. D stands for define business goals and objectives, मुझे अपने business goals और objectives को define करना होगा. I stands for आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जब मुझे पता है कि मेरे बिजनेस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो मुझे मेरे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रोक रहे हैं या फिर अफेक्ट करते हैं. देन ए, असेस लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, जो मेरी इवेंट्स हो रहे हैं उनका लाइकलीहुड कितना है और इम्पैक्ट क्या हो सकता है. लास्टली आई हैव आर, रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट रिस्क, एंड ए, असेस रेसिडुअल रिस्क.
तो एज मच एज पॉसिबल मैं रिस्क को रिस्पॉन्ड करूँगी और उनको मिटिगेट करने की कोशिश करूँगी, हटाने की कोशिश करूँगी, शेयर करूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी, वॉट एवर इट मे बी, वॉट एवर इज़ द प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू डू दैट, आई विल परफॉर्म दैट। एंड फाइनली जो मेरे पास फिर भी रिस्क बचता है उसका मैं असेसमेंट करके देखूँगी कि मुझे इसके साथ में क्या करना है। The next question that we have is assessing IT related risks and controls. जब बात करते हैं हम IT related risks और कंट्रोल्स के बारे में, तो रिस्क को लेकर हमारा ऑडिटर क्या कंसिडर करता है? तो यहाँ हमारा ऑडिटर कंसिडर करता है रिस्क के एंटिटी लेवल एस्पेक्ट्स को, जो कि रिलेट करते हैं गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन और IT मैनेजमेंट से। देन ही कंसिडर्स द रिस्क इन द IT प्रोसेस एंड द प्रोसीजर्स बीइंग फॉलोड। मतलब IT प्रोसेस के अंदर कहाँ कहाँ रिस्क है और हम प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे हैं, और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की हर लेयर के अंदर जो IT रिस्क है उसे हमें कंसिडर करना है। अभी ये तो हो गई रिस्क की बात। जब बात करते हैं हम कंट्रोल्स के बारे में, तो ऐसे कौन से कंट्रोल्स हैं जो कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं? तो दे आर जनरल IT कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स। Now when I talk about general IT controls, तो general IT controls are those policies and procedures जो कि बहुत सारे applications को relate कर सकती है और हमारी effective functioning में हमें support करती है। These are usually implemented to mitigate specific risks, और IT मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर ये हम अप्लाई करते हैं और इसीलिए हम लोग इसको परवेसिव या इनडायरेक्ट कंट्रोल भी बोलते हैं। जो जनरल IT कंट्रोल्स होते हैं ये हमारे इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर कुछ कंट्रोल्स जो हमें देखने हैं वो नीचे दिए हुए हैं। सो इसके लिए मेरी मेमोरी टेक्निक है डेटा सेंटर ASAP, which we use in a regular parlance, right? ASAP. So data center and network operations. A, application system acquisition, development and maintenance. S, system software acquisition, change and maintenance. A, access security. P, program change. The next question that I have is related to the application controls. Application controls ये automated भी होते हैं और manual भी होते हैं और business process level पर काम करते हैं। ये preventive भी हो सकते हैं और detective भी हो सकते हैं। जनरली मेरे ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स IT एप्लीकेशंस के अंदर एम्बेडेड होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि मेरा डेटा कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो और वो उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रहे। इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन TYK में प्रेजेंट था एंड उसके लिए मेरी मेमोरी टेक्निक है एडिट चेक्स ऑफ SLR एंड FM। सो एडिट चेक्स and validation of input data. S stands for sequence number checks. L stands for limit check. R stands for reasonableness check. F stands for format check and M stands for mandatory data fields. So with the help of the memory technique, it is very easy for me to remember. If it works for you, then comment section में बताना कि that it worked. The next one is IT dependent controls. IT dependent controls भले ही नाम में इनका IT है but these are manual controls, और यहाँ पर डेटा का कुछ इस्तेमाल होता है और या फिर रिपोर्ट बनती है, इंफॉर्मेशन, इन सभी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे सोर्स डेटा की रिलायबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से, किस हद तक हमारे लिए इफ़ेक्टिव है। The next question is related to the components of internal control framework. Usually हमने ये इंटर में भी पढ़ रखा था कि इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क के 5 कंपोनेंट्स थे। ये 5 कंपोनेंट्स के लिए मेमोरी टेक्निक की ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई हैव मेड CR का माइक। सो the 5 components are: C stands for control environment, R stands for risk assessment, M stands for monitoring, I stands for information and communication, C stands for control activities. So now the next question is related to entity level controls and their features. एंटिटी लेवल कंट्रोल्स एग्जैक्टली होते क्या है? ये वो कंट्रोल्स है जो कंपनी के अंदर हर लेवल पर ऑपरेट होते हैं, चाहे वो बोर्ड हो, टॉप मैनेजमेंट हो या फिर ट्रांजैक्शन लेवल या डिपार्टमेंट लेवल। यूजुअली जो हमारे ELCs होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि वो हर जगह काम करते हैं, इसीलिए उनको हम परवेसिव कंट्रोल्स भी बोलते हैं। ये हमारे इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क का एक पार्ट होता है और इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट से रिलेट करते हैं एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज़। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन MCQ, एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज़ मे बी पॉसिबिलिटी है। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव बाय नेचर। इनका नेचर सब्जेक्टिव होता है और यहाँ पर इसीलिए हमको काफ़ी हद तक प्रोफेशनल जजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट
ELC and the second one is indirect ELC. डायरेक्ट ELC बिजनेस एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन लेवल के एक हायर लेवल पर काम करती है. ये यूजुअली हमें एक मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने के लिए एक मौका देती है. इसके एग्जांपल्स में परफॉर्मेंस रिव्यूज़, मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ये आ जाता है. वेयर एज इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ELC ये किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस से रिलेट नहीं करती, ना किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस से रिलेट करती है. ये किसी मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं करेगी, बट ये हमें सपोर्ट करती है टू मेंटेन अ कंट्रोल बाय वे ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, एम्प्लॉय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रूल्स. सो indirectly these are helping us to maintain a level of control. That is why even these are a part of entity level controls. The 14th question is how the auditor would perform an understanding and evaluation of whistleblower policy in a company. एक ऑडिटर कैसे समझेगा और इवैल्यूएट करेगा एक कंपनी की विसल ब्लोअर पॉलिसी. सबसे पहले तो उसे यही देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास में कोई विसल ब्लोअर पॉलिसी है. अगर है तो क्या वो डॉक्यूमेंट की हुई है और उसे अप्रूव किया हुआ है. अगर हाँ तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि विसल ब्लोअर पॉलिसी है. अगर उन्हें पता है तो क्या उन्हें ये पता है कि वो क्यों है और उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है. अगर कंपनी ने मेजर्स लिए हैं या फिर ट्रेनिंग लिए है कि एम्प्लॉयज़ को समझ में आए कि पॉलिसी का कंटेंट क्या है और उसका पर्पस क्या है. अदर दैन दैट कंपनी क्या पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस को बार बार मेजर कर रही है, देख रही है कि सही से चल रही है या नहीं पॉलिसी. एंड लास्टली अगर कुछ डिविएशंस आते हैं या कुछ कंप्लायंस नहीं होता है तो उसके साथ में कंपनी डील कैसे करती है. सो दिस इज़ हाउ एन ऑडिटर वुड परफॉर्म एन अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द विसल ब्लोअर पॉलिसी. द नेक्स्ट very important question that may appear in exam is application of data analytics by auditor. डेटा एनालिटिक्स क्या होता है. डेटा एनालिटिक्स इज़ नथिंग बट द प्रोसेस इन विच हम लोग प्रोसेसेस, टूल्स या टेक्निक्स के हेल्प से रॉ सिस्टम डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट द डेफिनेशन जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रॉ सिस्टम डेटा यूजिंग प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स इज़ नोन एज डेटा एनालिटिक्स. जो हमारा ऑडिटर होता है वो अलग अलग जगह पर डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करता है. अब वो कहाँ कहाँ करेगा, तो इसके लिए मेरी मेमोरी टेक्निक है PC फर्न. फर्न एक पत्ता होता था, दैट्स वाई आई टुक इट इन द मेमोरी टेक्निक. PC प्रियंका चोपड़ा की तरह आ गया. सो PC फर्न और यू कैन इवन यूज इट एज the personal computer. So PC fern. P stands for preliminary analytics, C stands for control testing, F stands for fraud risk assessment, E stands for evaluation of deficiencies, R stands for risk assessment and N stands for non-standard journal entries. So इन सभी को अगर अप्लाई करना है so इन सभी के केस के अंदर हमारा ऑडिटर यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर देगा. जब हम बात करते हैं अबाउट डेटा एनालिटिक्स की तो डेटा एनालिटिक्स का यूज़ हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं. सो जो डेटा एनालिटिक्स मेथड एक ऑडिट में यूज़ होती है तो उन डेटा एनालिटिक्स मेथड को हम लोग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स और कैट्स भी कहते हैं और कार्ड्स भी कहते हैं. सो इट्स टोटली अप टू प्रोनाउंसिएशन. दीज आर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स. सो सजेस्टेड अप्रोच क्या है कि जिससे हमें कैट्स का बेनिफिट मिल सके. सो इसका मेमोरी टेक्निक बना है उडी इवा वर. उडी Eva Ver. Udi, U. Understand business environment including IT. D. Define the objectives and criteria. I. Identify source and format of data. Eva. E. Extract data. V. Verify completeness and accuracy of extracted data. A. Apply criteria on data obtained. Then Ver. V. R. Validate and confirm results. R. Report and document results and conclusions. So if you like this video and the memory techniques provided over here then comment section में ज़रूर बताना कि आपको पसंद आया and शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ so that उन्हें भी बेनिफिट हो सके. if you find it useful to yourself वीडियो को लाइक ज़रूर करना and subscribe to my channel. Thank you.